वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक राजनीतिक विकास क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसके बारे में आमंड पावेल और अन्य विचारकों के क्या योगदान रहे हैं, इसको हमने अभी तक पढ़ा है। आज इस भाग 2 में हम राजनीतिक विकास की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करें राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा आपने अभी तक पढ़ा है कि राजनीतिक विकास जो है, इसका अर्थ बहुत सीधा सा है कि राजनीति से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, राजनीतिक क्रियाओं से जो समाज को अपेक्षा है, उस कार्य को करने में वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कितनी सक्षम है। यानी अगर हम राजनीति से अपेक्षा करते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वितरण करें, संसाधनों का और अवसर का वितरण इस प्रकार से करें कि सबको समान अपने विकास के समान अवसर मिल सके। अगर हम इस रूप में राजनीतिक विकास को देख रहे हैं तो जब हम विशेषता की बात करेंगे तो उसमें भी हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या इन क्रियाओं को सही तरीके से राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है या नहीं। यानी जो उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज का निर्माण करना जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और इस कार्य के लिए आवश्यक नीति बनाना, योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करना, ये राजनीति के कार्य हैं। तो इन कार्यों को कैसे हम पहचानें कि भाई इनकी ये किस प्रकार से सफल हुए अपने इन कार्यों को करने में। तो इसलिए एक विशेषताओं के रूप में जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे कि क्या ये सारे कार्य वो कर पा रहे हैं। यानी हम कुछ पैरामीटर्स यानी हम कुछ मानक ले लेंगे और उन मानक के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि यदि ये सारी क्रियाएं हुई हैं तो इसका अर्थ है राजनीतिक विकास हो रहा है। तो विशेषताओं से हमारा तात्पर्य है कि क्या वो जो आइडेंटिफाई करती है, जो कैरेक्टराइज करती है राजनीतिक विकास को, यानी कि उसकी पहचान बनती है, वो सब चीज़ें हो रही हैं या नहीं, या उन पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। तो आमंड और पावेल ने 3 प्रमुख विशेषताओं यानी 3 प्रमुख एरियाज़, क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया। पहला उन्होंने कहा कि क्या भूमिका का विभिन्नीकरण हुआ है या नहीं, या भूमिका विभिन्नीकरण की क्या मात्रा है। आपको ध्यान होगा कि इससे पूर्व विचारकों ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का इस्तेमाल करते हुए संरचना विभिन्नीकरण की बात की थी, लेकिन आमंड और पावेल जो है वो संरचना की अपेक्षा भूमिका विभिन्नीकरण को महत्व दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हो सकता है कि संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्नीकरण तो हुआ है, लेकिन क्या संरचनाएं अपने विशेष कार्यों को ही संपादित कर रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे संरचनाओं के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रही है, या ऐसा तो नहीं कि अपने कार्यों को के अलावे दूसरे कार्यों को भी कर रही हैं। तो अर्थ ये हुआ कि भूमिका से तात्पर्य ये है कि संरचनाएं, अगर हम केवल संरचनाओं पर ही फोकस करेंगे तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि संरचनाएं तो हैं, प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट संरचनाएं, कार्यपालिका कार्यों के लिए कार्यपालिका की संरचनाएं, विधायिका कार्यों के लिए विधायिका की संरचनाएं हैं और न्यायिक पालिका कार्यों के लिए न्यायिक संरचनाएं हैं। तो संरचनाएं मात्र हो जाने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, हमें यह देखना पड़ता है कि संरचनाएं वास्तव में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि संरचनाएं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं, यानी उन्हें नहीं करना चाहिए या कर रही हैं। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापन।
तो आपको ध्यान होगा रिग्स ने विशेषकर इस बारे में ये बात कही थी कि विकासशील देशों में ऐसा होता है कि विकासशील समाजों की विशेषता होती है कि वहाँ पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टि से विभेदीकरण तो होता है, विभिन्नीकरण होता है, लेकिन संरचनाएं जो है अपने कार्यों को छोड़कर वह दूसरी संरचना के कार्यों पर भी हस्तक्षेप करती है। इसी को उन्होंने परस्पर व्यापन की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर आमंड पावल भी उसी दृष्टि से यह आपको कह रहे हैं कि विशेषता अगर हम आइडेंटिफाई करें राजनीतिक विकास की, तो वह केवल मात्र संरचनात्मक विभिन्नीकरण नहीं हो सकता, हमें उसकी भूमिका पर फोकस करना चाहिए कि क्या वास्तव में संरचनाओं की जो भूमिका है वो अपेक्षित जो भूमिका है वो पूरी हो रही है नहीं। केवल संरचनाओं के खड़े हो जाने मात्र से ही कार्य पूरे नहीं होते। तो कार्य करने के लिए जो उन्हें क्रियाएं करनी है, जो उनकी भूमिका है, उन भूमिका का निर्वाह होना चाहिए और उनकी जो भूमिका का जो वो निर्वाह कर रहे हैं उसमें किसी दूसरी संरचना का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप इस संदर्भ में देखें। जब आमंड पावल विभिन्नीकरण की बात कर रहे हैं तो उनका आशय यही है कि संरचनाएं तो होनी चाहिए, साथ संरचनाओं के होने के साथ साथ हमें फोकस किस बात पर करना चाहिए कि क्या वे अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से निभा पा रही हैं, और ऐसा तो नहीं कि अपनी भूमिका निभाने में दूसरी संरचनाओं का उनकी भूमिका के जो निर्वहन है उसमें हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो गलत है, इस दृष्टि से फिर विशेषीकरण नहीं कहलाएगा। तो भूमिका विभिन्नीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है मात्र संरचनात्मक विभिन्नीकरण के। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई वो ये था उपव्यवस्था स्वायत्तता। यह नाम दिया उन्होंने, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो जो दूसरी विशेषता है वो उपव्यवस्था स्वायत्तता। तो इससे आमंड और पावल का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो व्यवस्था के जितने भी उपव्यवस्थाएं हैं यानी अंग हैं वो अपने अपने कार्यों में पूर्ण रूप से क्या होने चाहिए, स्वायत्त होने चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने निर्णयों को लेने में उच्च जो संस्थाएं हैं उनसे वो आदेश प्राप्त करें या उनके नियंत्रण निर्देशन में कार्य करें। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर संस्थाएं जो हैं वो स्वायत्त नहीं हैं। तो जो दूसरी विशेषता है आमंड पावल के अनुसार वह क्या है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी अंग हैं, जितने भी उसके कह सकते हैं भाग हैं या संस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी उपव्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से व्यवस्था कार्य करती है, तो प्रत्येक व्यवस्था अपने अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वायत्त होनी चाहिए। यानी कि उन्हें जो भूमिका निभाने के लिए कहा गया है उसके संदर्भ में वो स्वयं फैसले करें और उन फैसलों का क्रियान्वयन भी स्वयं करें। ऐसा नहीं कि वो मात्र केवल एजेंसियां बन जाए कि निर्णय उच्च स्तरों पर लिए जाए और वो उन निर्णयों को मात्र क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे स्वयं अपने स्तर की समस्याओं का निर्धारण करें और उनके समाधान के प्रयास करें। तो इसको स्वायत्तता कहते हैं। स्वायत्तता मतलब क्या हुआ कि हमें जो भूमिका दी गई है उसमें हम सक्षम हैं अपने निर्णयों को लेने में और उसको निर्णयों को क्रियान्वित करने में। इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। तो ये व्यवस्था तभी होगी जब हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी शासन के अनेक स्तर होने चाहिए। तो ये दूसरी विशेषता उन्होंने राजनीतिक विकास के संदर्भ में बताई। तीसरी विशेषता जो आमंड पावल कह रहे हैं उसको उन्होंने नाम दिया है लौकिकीकरण का। लौकिकीकरण का मतलब ये हुआ कि जो समाज के पारंपरिक समाज के जो मूल्य हैं उससे हम आधुनिक समाज की ओर बढ़ें। ये जब तक ट्रांजिशन नहीं होता है तब तक वह राजनीतिक विकास की ओर हमें नहीं ले जाता है। यानी राजनीतिक विकास की जो विशेषता है वो ये है लौकिकीकरण। यानी किसी समाज में जब तक लौकिकीकरण नहीं होता या उसकी उच्च मात्रा नहीं होती तब तक वह समाज राजनीतिक विकास की दृष्टि से अपूर्ण रहेगा। तो राजनीतिक विकास की एक प्रकार से क्या हो गया, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि उन्हीं समाजों में राजनीतिक विकास होता है जहाँ लौकिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है या उच्च स्तर है। और इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने पारंपरिक जो समाज के मूल्य
विन्यास थे उसको हमने छोड़ दिया और हम आधुनिक समाज के जो मूल्य विन्यास है उसको हम ग्रहण करते जा रहे हैं। और आधुनिक समाज के मूल्य विन्यास से हमारा तात्पर्य क्या है? और हमारा तात्पर्य है कि हम अपने सोच में कितने तार्किक हो रहे हैं और कितने वैज्ञानिक हो रहे हैं। हम अपने जीवन की जो क्रियाएं हैं उसमें हम विज्ञान और तकनीक का कितना प्रयोग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर क्या हुआ कि हम कार्य कारण जो संबंध है जो एक साइंटिफिक रीजनिंग के माध्यम से, वैज्ञानिक तार्किकीकरण के माध्यम से हम घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये जो हमारा आउटलुक है ये मॉडर्न आउटलुक कहलाएगा। पारंपरिक समाज जो होता था उसमें हम कह सकते थे कि मेटाफिजिकल यानी कि पराभौतिक कारणों को हम ज़्यादा महत्व देते थे। यानी ऐसा जो समाज होता था वो थोड़ा धार्मिक और धार्मिक मान्यताओं या आप कह सकते हैं जातीय मान्यताओं या परंपराओं द्वारा संचालित होता है। उनका जो दृष्टिकोण होता है समस्याओं को देखने का वह क्या होता है? वैज्ञानिक नहीं होकर मान्यता और विश्वास से संचालित होता है। तो आमंड और पावल मूल रूप से 3 बातों को विशेषता के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। वह है कि भूमिका का क्या विभिन्नीकरण हुआ, उपव्यवस्था क्या स्वायत्त है और लौकिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई है अथवा नहीं। तो जब तक ये 3 बातें उपलब्ध नहीं हैं तब तक हम राजनीतिक विकास की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ये 3 विशेषताएं उन्होंने बताई। अब हम देखें राजनीतिक विकास के चरण। तो राजनीतिक विकास के चरण का मतलब कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं जिसको हमको पूरा करना है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो हमारे सामने आएंगी और इन अवस्थाओं से हमको आगे बढ़ना है तो हमारा विकास हो पाएगा। तो सर्वप्रथम हंटिंगटन ने जो पहली अवस्था बताई वो ये है कि बुद्धि संगत सत्ता का विकास हुआ है या नहीं। यानी फर्स्ट स्टेज है बुद्धि संगत सत्ता का विकास। तो जब तक बुद्धि संगत सत्ता का विकास नहीं होगा तब तक राजनीतिक व्यवस्था विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ ही नहीं होगी। और बुद्धि संगत सत्ता से तात्पर्य क्या है कि क्या हम अपनी कबीलाई जो मानसिकता होती है किसी समाज का, जो भिन्न भिन्न जाति और धार्मिक समूहों बटी हुई जो समाज होते हैं, जो अपने ही धर्म या समुदाय के जो तथाकथित नेता होते हैं उनकी बातों को ही मानकर और उन्हीं की बातों को महत्व देना, उसी के अनुसार जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन करना, तो ये एक कबीलाई प्रकृति कहलाती है। तो अगर मान लीजिए कोई देश है या कोई समाज है वो भिन्न भिन्न कबीलाई जो है समुदायों में बटा हुआ है तो वहाँ पर कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी यानी कि वन नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो बुद्धि संगत सत्ता का मतलब ये हुआ कि हम कबीलाई प्रकार की प्रवृत्तियों से क्या हम उबर पाए या उससे हम निकल पाए हैं, क्या हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। आधुनिकता से यहाँ तात्पर्य क्या है? क्या हमारी एक विधि का यानी संविधान का निर्माण कर लिया हमने, क्या विधि का शासन हुआ, क्या एक वेल डिफाइंड हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि क्या हमारी एक केंद्रीय सत्ता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में विभक्त एक केंद्रीय सत्ता है और एक संविधान है और विधि के अनुसार हम शासन कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था है ये आधुनिक अवस्था है। कबीलाई संस्कृति में आप जानते हैं ना तो संविधान होता है ना जो है कोई नियम प्रक्रिया होती है। वहाँ जो कबीले का मुखिया होता है वो जो कहता है उसी की बात मान ली जाती है और जो नहीं बात मानता है उसको जात बाहिर कर देते हैं, आउटकास्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का अगर कोई देश है जो भिन्न भिन्न कबीलों में बटा हुआ है तो वहाँ पर राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का विकास हो ही नहीं सकता, वो वन नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो जब तक आप एक वन नेशन स्टेट की तरफ आपका मूवमेंट नहीं होता कबीलाई समाज से तो आप कह सकते हैं राजनीतिक विकास का आपकी शुरुआत ही नहीं हुई, राजनीतिक विकास की दिशा में बढ़ने की शुरुआत नहीं हुई। तो पहले शुरुआत का जो चरण हुआ वो क्या हुआ? बुद्धि संगत सत्ता, यानी इसको हम अगर कहें अंग्रेज़ी में तो रैशनल है ना, आपकी अथॉरिटी आपने डेवलप कर ली और लीगल रैशनल जो है इसका बेस्ट फॉर्म माना जाता है। तो
ये फर्स्ट स्टेज है, यानी कबीलाई से आधुनिक समाज की और जब हम बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपना राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया है या जो यात्रा है वो हमारी शुरू हो गई। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो स्टेज आता है वह होता है राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण एवं एकीकरण। जैसा कि अभी तक हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया कि राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण एकीकरण से तात्पर्य ये है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वह अनेक संस्थाओं में बटी हुई है या नहीं, और सभी संस्थाएं अपने अपने कार्यों को करने में विशिष्ट हैं या नहीं। तो ये विशिष्टीकरण की उच्च मात्रा का होना और फिर ऐसे संस्थाओं के कार्यों के मध्य एकीकरण होना। तो जब तक राजनीतिक व्यवस्था का विभिन्नीकरण और एकीकरण नहीं होता तब तक हम सेकेंड स्टेज को राजनीतिक विकास के दूसरे चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज हो गया, विभिन्नीकरण और एकीकरण। तो अब ये हुआ कि हमारे पास एक सिस्टम है जो लीगल रैशनल है, दूसरा हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, और ये जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने कार्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट संस्थाएं हैं, और न केवल इनमें एक कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है, विभिन्नीकरण है, बल्कि इनमें इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। ये दो स्तर आपने जब पूरे कर लिए तब आप तीसरे स्तर की ओर बढ़ते हो। और तीसरा स्तर क्या है कि ये तो सिस्टम के लेवल पे आपने कर लिया, लीगल रैशनल बना लिया, आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन अब पीपल्स पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यानी शासन व्यवस्था में जब तक जन सहभागिता नहीं बढ़ती है तो फिर राजनीतिक विकास का अगला चरण पूरा नहीं होता। ये थर्ड स्टेज है कि जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में जनता की भागीदारी बढ़ती जाती है, जनता जो है शासन की निर्णयों में अपनी कह सकते हैं अपने विचार व्यक्त करती है, उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है, उनके उपायों को या विकल्प जो सुझाते हैं उन पर कार्य किया जाता है, और फिर जब क्रियान्वती होती है तो जनता उसमें रुचि लेती है, भागीदारी उसकी बढ़ती है। तो जब तक ये अवस्था नहीं आती तो हम थर्ड स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा स्टेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप संक्षेप में डेमोक्रेटाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था का क्या हो रहा है, इसमें लोकतांत्रिकीकरण की मात्रा इसमें बढ़ती जा रही। तो ये तीन महत्वपूर्ण बात हंटिंगटन ने बताई। इसी अनुसार आप देखिए थोड़ी बहुत चीज़ों को जोड़ते हुए और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए आमंड ने चार अवस्थाएं बताई। उन्होंने इसको क्या कहा, केंद्रीय सत्ता का निर्माण। तो जिसे बुद्धि संगत सत्ता कहा हंटिंगटन ने, उसी को उन्होंने केंद्रीय सत्ता का निर्माण की बात कही। यानी कि किसी भी राष्ट्र में या देश में अनेक छोटी छोटी सत्ताएं नहीं होनी चाहिए। कबीला जो समाज था उसमें यही तो हो रहा था कि हर कबीला का जो प्रमुख था, मुखिया था, वो एक सत्ता था। तो ये सभी सत्ताएं खत्म हो और केवल एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण, ये पहला स्टेज है राजनीतिक विकास का। और फिर दूसरा स्टेज क्या है, राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का सशक्तिकरण। और राष्ट्रीय राज्य की से तात्पर्य क्या है, हम वन नेशन है ना। जैसे आजकल भी बात भी कही जाती है कि वन नेशन होना चाहिए, वन लॉ होना चाहिए, वन रूल अबाउट सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए, सबके लिए एक जैसे नियम, एक जैसे कानून, एक जैसी प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है। तो राष्ट्र राज्य का मतलब हम एक देश हैं, हमारी एक अपनी संस्कृति है, और हम जो है एक संविधान के द्वारा शासित होते हैं, और वह संविधान सबके लिए समान है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ। तो ये एक नेशन कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट का। वैसे तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें हैं। इसका एक पश्चिमी दृष्टिकोण है, एक जो है हम कह सकते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण है। ओरिएंटल सोसाइटीज़ की अलग मान्यताएं हैं, ऑक्सीडेंटल सोसाइटीज़ की अलग मान्यताएं हैं। तो वो उस पर चर्चा आप ना करें, पर स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि भाई हम एक राष्ट्र हैं, हमारा एक राष्ट्र ध्वज है, हमारा एक संविधान है, और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, और हम एक ही विधि के अंतर्गत हम शासित होते हैं। तो ये सेकंड स्टेज है कि बहुत सारे कबीलाई समाजों से निकलकर हमने एक केंद्रीय सत्ता बनाई, हमने एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का निर्माण किया, और फिर सहभागिता की बात आ गई कि जनता की सहभागिता महत्वपूर्ण है। और फिर चौथी जो बात इन्होंने जोड़ी है वो वितरण का स्तर, यानी कि ये जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है, उसका मूल काम है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और उसका वितरण करना, और दूसरा जो भी संसाधन है और जो अवसर हैं लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराना। यानी कि अगर सरकारी नौकरियां हैं
तो सबको उसका अवसर मिलना चाहिए और जो भी संसाधन है देश के वो उस पर किसी एक विशेष वर्ग का कब्जा न होकर सभी के लिए वो समान रूप से मतलब उसको बांटा जाना चाहिए, उसका वितरण किया जाना है। तो ये सारी बातें 4 विशेषताओं के रूप में या 4 चरणों के रूप में आमंड ने बताई। हंटिंगटन ने 3 अवस्थाएं बताई और आमंड ने 4 अवस्थाएं बताई। अब हम और आगे बढ़ें। ऑर्गेन्स्की ने भी 4 स्तर बताए। बात वही रहेगी लेकिन कहने का तरीका अलग है और शब्द अलग अलग हैं। आप देखिए ऑर्गेन्स्की भी वही कह रहे हैं, आदिम एकीकरण की राजनीति, यानी जितने भी पहले कबीलाई समाज में अलग अलग जो समूह थे उन सबका क्या होना चाहिए, एकीकरण पहले करना चाहिए। तो राजनीति कैसे, किस प्रकार की राजनीति, तो जितने भी कबीलाई जो समाज है, जो आदिम समाज की एक विशेषता होती है, तो उसका एकीकरण हो जाए, यानी विभिन्न समूहों का पॉलिटिकल एम्बिशन हो, एक पॉलिटिकल गोल हो, उसके लिए वो सब इकट्ठे हो जाए, यानी बहुत सारे समूह मिलकर एक समूह बने। इसी को हम क्या कहेंगे, आदिम एकीकरण की राजनीति। दूसरी जो बात उन्होंने बताई वह है औद्योगिकीकरण की राजनीति, यानी समाज में अब कैसा परिवर्तन आना चाहिए। तो पारंपरिक जो कृषि प्रधान समाज हुआ करता था, अर्थव्यवस्था होती थी, वो अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े। तो ऑर्गेन्स्की जो है नेशन स्टेट की भी बात कर दी उन्होंने। अब वो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज्ड होनी चाहिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। अब यहाँ पर सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूंजीपति है, ऐसा ना हो कि समाज में सभी जो है शक्तिशाली या पूंजीपति लोग संसाधनों पर कब्जा कर लें। ऐसा ना करके क्या होना चाहिए, तो हमें देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, सबको अवसर मिले और इसके लिए संसाधनों का वितरण करना जरूरी है। और अगर यदि पूंजीपति मतलब अर्थव्यवस्था पर उनका आधिपत्य है, तो यह देखना कि पूंजीपति जो है वो अत्याचारी नहीं बन जाए, शोषक नहीं बन जाए, और हमें जो आम जनता है उनके हितों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से नियामकीय कार्य राज्य को करना होगा, नियंत्रणकारी कार्य करना पड़ेगा राज्य को, और संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करना पड़ेगा ताकि राष्ट्रीय लोक कल्याण की स्थापना की जा सके। तो अगर हम वापस से देखें तो आदिम एकीकरण की राजनीति का मतलब हुआ हम एक नेशन स्टेट की ओर बढ़ें। औद्योगिकीकरण का मतलब हुआ हम पारंपरिक जो तौर तरीके थे अर्थव्यवस्था के, उसको हमने त्याग कर और आधुनिक तौर तरीके उत्पादन के हमने स्वीकार कर ली। तीसरी बात हुई हमको प्रत्येक व्यक्ति के हित का ध्यान रखना है, किसी एक वर्ग विशेष के हित का ध्यान नहीं रखना। और जो चौथी बात हो गई वो समृद्धि की राजनीति। समृद्धि से मतलब यहाँ सक्षमता से, कि क्या हम हमारी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो समृद्ध है, सक्षम है। किस दृष्टि से, तो विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से। क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था विज्ञान तकनीक की दृष्टि से सक्षम होती जाती है, वस्तु और सेवाओं का और बेहतर तरीके से उत्पादन करती है और इसका लाभ जनता को मिलता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप ऑर्गेन्स्की ने बहुत संक्षेप में उन्हीं बातों को एक नए तरीके से कहा और वो ये था जैसा आपने देखा। तो ये सारी बातें राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं और राजनीतिक विकास की क्या अवस्थाएं हैं। अब राजनीतिक विकास के मॉडल के ऊपर आएंगे, और यह जो मॉडल है वो उसमें विशेषकर ईस्टर्न का एक मॉडल है और आर्मंड पावेल का एक मॉडल है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम राजनीतिक जो विकास के जो भी मॉडल है उन मॉडल के बारे में बड़ा संक्षेप में एक परिचय प्राप्त करके इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। राजनीतिक विकास के जो मॉडल होते हैं वो 2 मुख्य वर्गों में बांटे जा सकते हैं। एक जो मॉडल होता है उसको कंटिन्यूम मॉडल या सातत्यता जो है मॉडल प्रतिमान कहते हैं, और दूसरे को प्रत्ययी या कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं। जो कंटिन्यूम मॉडल होता है वो कंटिन्यूम मॉडल में इसको यूँ समझ लें कि जो विकास की जो परिभाषा है बड़ी स्पष्ट है। विकास के जो सूचक हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो उसके पैरामीटर्स हैं या उसकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बड़े क्लियर कट हैं कि भाई
शिक्षा का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना चाहिए, लोगों की आवास की समस्याएं, लोगों को बेहतर जीवन, मनोरंजन, है ना, सुख साधन, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हम ये मानकर चलेंगे कि वो समाज बेहतर होगा जहाँ पर शिक्षा जो है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, और वो सभी जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट हैं, बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही क्वालिफाइड हैं। तो संस्थाओं की बहुलता भी है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। तो उसी तरह से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, मैंने जैसे कहा, एक पैमाना यह भी होता है कि भाई किसी राष्ट्र का जो है ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस क्या है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्या है, तो जीडीपी जिसको कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया है, आइडेंटिफायर्स, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि समाज एक्स, है ना, वो विकसित है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, नंबर कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, उसी तरह से उसकी जीडीपी बहुत हाई है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये क्वांटिटी को फोकस कर रहा है, यानी कुछ तो आइडेंटिफाई कर लिए, ये फैक्टर्स होने चाहिए विकास के, ये सूचक हैं। अब उन सूचकों को उसमें हम देख रहे हैं कि वो कितना बढ़ता जा रहा है। यानी कोई समाज अगर उस सूचकांक में, यानी हम कहते हैं ना कि किसी देश का जो जीडीपी है वो 10% से बढ़ रहा है और किसी देश का 5% बढ़ रहा है, तो जिसका 10% से बढ़ रहा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसका 5% से डेवलप हो रहा है वो कम डेवलप हो रहा है, वो विकासशील है। तो अर्थ ये हुआ कि हमने कुछ फैक्टर्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे मैंने बताया आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीडीपी है ना, रोजगार का दर है, ये सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा देश, है ना, इस पैरामीटर पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो कंटिन्यूम का मतलब होता है एक स्केल पर आप पहले कहाँ थे, फिर कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है, ये क्वांटिटेटिव, है ना, एक स्केल पर आप बढ़ते जा रहे हैं, जीरो से लेकर आगे बढ़ते कितना जा रहे हैं, ये कंटिन्यूम कहलाता है। एक मॉडल ऐसा होता है। तो दूसरा मॉडल होता है, उसमें विकास को एक एटीट्यूड के रूप में देखा जाता है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ है कि और उसकी कितना डायनामिक है उसकी इकॉनमी या उसकी सोसाइटी, उस आधार पर देखा जाता है। तो ये एटीट्यूड की बात है। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं ले रहे हैं, पर हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि उसकी संस्कृति में कितना परिवर्तन आया, उसकी सोच में कितना परिवर्तन आया, जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया। तो ये इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल मॉडल। तो राजनीतिक विकास के जो भी मॉडल हम पढ़ेंगे उसमें हम कंटिन्यूम या कॉन्सेप्चुअल, दो प्रकार के मॉडल हम देख पाएंगे। और हम इस शीर्षक पे विशेषकर दो मॉडल की चर्चा करेंगे, एक तो ईस्टर्न की मॉडल और दूसरा जो है आमंड और पावेल का मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों मॉडल के ऊपर संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।